नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो एनडीटीवी मुंबई ऑफिस से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं सलमान खान फायरिंग मामले से। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने के बाद इस मामले ने बॉलीवुड में डर पैदा कर दिया है। मुंबई से अंडरवर्ल्ड का साया सालों पहले खत्म हुआ था, जिसके बाद बॉलीवुड चैन की सांस ले रहा था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खतरा बॉलीवुड पर मंडरा रहा है। कहने के लिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से काले हिरण के शिकार के मामले में बदला लेना चाहता है, लेकिन इस मामले में जो 5वीं गिरफ्तारी हुई है उसकी तरफ से जो जानकारी मिली है कि उसे एक और काम सौंपा गया था, उससे अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दूसरे एक्टर्स भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हो सकते हैं। सुनील सिंह की मुंबई से ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस में गिरफ्तार अब तक का सबसे अहम आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी। पुलिस की माने तो रफीक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सबसे बड़े गैंगस्टरों अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से सीधे संपर्क में था और उनके कहने पर उसी ने राजस्थान से 2.5 से 3 लाख रुपए लाकर दोनों शूटरों को दिए थे। 12 अप्रैल को बांद्रा में सलमान खान की बिल्डिंग का वीडियो बनाकर अनमोल को भेजा भी था। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि मोहम्मद रफीक चौधरी को गैंग की तरफ से इससे भी बड़ा एक काम दिया गया। सवाल है वो बड़ा काम क्या था? कहीं लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर कोई और अभिनेता भी तो नहीं? पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के दो और बड़े अभिनेता लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के निशाने पर हैं। इस बीच पता चला है कि मोहम्मद रफीक चौधरी ने 6 से 13 अप्रैल के बीच में अभिनेता सलमान खान के घर के अलावा कुछ और जगहों की भी रेकी की थी और वीडियो बनाकर अनमोल बिश्नोई को भेजा था। लेकिन 16 अप्रैल को जब उसे खबर मिली कि शूटर दोनों गिरफ्तार हो गए हैं तो उसने अपने मोबाइल से डाटा डिलीट कर दिया। अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों विक्की गुप्ता और सागर पाल को अक्टूबर 2023 में ही मुंबई भेज दिया गया था, लेकिन तब उन्हें टारगेट कौन है ये नहीं बताया गया था। पुलिस के मुताबिक विक्की गुप्ता और सागर पाल से कहा गया था कि वे पनवेल जाकर एक घर की तलाश करें। उन्हें इसके लिए 40,000 रुपए भी दिए गए। दोनों पहले मुंबई फिर पनवेल गए, लेकिन किराए के घर का जुगाड़ नहीं हो पाने से वापस चले गए। उसके बाद उन्हें फिर से पनवेल जाकर एक ऑटो रिक्शा चालक से मिलने को कहा गया। वापस आने के बाद जब दोनों ने पनवेल में किराए का मकान ले लिया, तब उन्हें एक मोटरसाइकिल का इंतजाम करने को कहा गया। दोनों ने फिर एक डीलर से पुरानी बाइक खरीद ली। तब तक शूटरों को सलमान खान के घर फायरिंग करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 15 मार्च को जब अनुज थापन और सोनू बिश्नोई ने पंजाब से आकर पनवेल में उन्हें 2 पिस्टल और कारतूस दिया, तब उन्हें टारगेट के बारे में बताया गया और सलमान खान के घर की रेकी करने को कहा गया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद दोनों की मदद के लिए राजस्थान से मोहम्मद रफीक चौधरी को मुंबई भेजा गया। उसे 2 से 2.5 लाख रुपए भी दिए गए थे, जिसे उसने कुर्ला में 8 और 11 अप्रैल को मुलाकात में शूटरों को दिया था और 12 अप्रैल को खुद भी बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट का वीडियो बनाकर अनमोल बिश्नोई को भेजा था। जिसके बाद 14 अप्रैल की सुबह दोनों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ 5 राउंड गोलियां चलाई और फरार हो गए थे। उनमें से एक गोली सलमान खान की बालकनी में भी लगी थी। मामले की जाँच कर रही क्राइम ब्रांच अब तक दोनों शूटरों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से एक अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी कर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं भाई, सीबीआई जांच बैठे उच्च अधिकारी से न्यायालय से, और जो इसमें दोषी है हम उनसे संतुष्ट हैं। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। इसलिए पुलिस ने मामले में लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी आरोपी बनाकर केस पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा दिया है। पुलिस विदेश में छिपे बैठे अनमोल के खिलाफ एलओसी जारी कर चुकी है, तो साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेने वाली है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क देश से लेकर विदेश में भी फैला हुआ है और उसके लोग 3 से 4 लेयर में काम करते हैं। हर राज्य में अलग अलग गुर्गे हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम दिया जाता है। विदेश में बैठा अनमोल काम देने के पहले खुद एक बार उस शख्स से वीडियो कॉल कर बात करता है, लेकिन उसमें भी अपना वीडियो बंद रखता है ताकि शूटर उसे पहचान न पाए। पुलिस के मुताबिक ऐसा इसलिए कि पुलिस साजिश की कड़ियों को जोड़ नहीं पाए। लेकिन इस केस में शूटर विक्की गुप्ता ने अनमोल से हुई बातचीत का ऑडियो अपने भाई के मोबाइल पर भेजकर सेव करा लिया था, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसके बचाव में काम आ सके। अब वही क्लिप अनमोल के खिलाफ एक अहम सबूत बन गई है। इस केस के शूटर सागर पाल की गैंग में शामिल होने की कहानी भी दिलचस्प है। सागर पाल जब हरियाणा में रहा करता था, तब क्रिकेट खेलते वक्त उसकी मुलाकात अंकित अरोड़ा से हुई। दोनों में दोस्ती हुई। उसके बाद अंकित ने उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और फिर सागर पाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बन गया। मुंबई से कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और एयर इंडिया एक्सप्रेस में गतिरोध खत्म हो गया है। एयरलाइन ने 25 केबिन क्रू को भेजे गए टर्मिनेशन लेटर को वापस लेने में सहमति जताई है, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू सदस्यों ने वेतन भत्ते और काम की स्थिति से जुड़ी कई मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी। 7 मई की रात को 100 से ज्यादा केबिन क्रू सदस्यों ने बीमार होने का दावा करते हुए अचानक काम पर आना बंद कर दिया था, जिसके कारण 90 उड़ानें रद्द हो गई थी। एयरलाइन ने इन सदस्यों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत टर्मिनेशन लेटर भेजे थे, जो अब वापस ले लिए गए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस मैनेजमेंट और एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन के बीच जो जारी विवाद था, अब वो खत्म हो चुका है। करीब 5 घंटे एक बैठक चली थी जो चीफ लेबर कमिश्नर ने आज यहाँ दिल्ली में ली थी, जिसमें जो तमाम बड़े अधिकारी है, 4 बड़े अधिकारी एयर इंडिया एक्सप्रेस मैनेजमेंट की तरफ से पहुँचे थे और साथ ही साथ 20 सीनियर क्रू मेंबर्स यहाँ पर पहुँचे थे। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो मीटिंग के बाद ये सामने आया है कि जो भी एम्प्लॉइज़ थे जिन्हें निलंबित कर दिया गया था एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा, उन सब का निलंबन अब वापस ले लिया जाएगा और साथ ही साथ जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं वो तत्काल प्रभाव से ही ड्यूटी वापस से ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मैनेजमेंट की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया है एम्प्लॉय यूनियन को कि उनकी जितने भी कंसर्न्स थे उन सब के ऊपर बातचीत होगी और अगर क्रू मेंबर्स जो है वो इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो अगली मीटिंग चीफ लेबर कमिश्नर 28 मई को बुलाएंगे, जहां पर रिव्यू किया जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो अभी ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है जो सामने आ रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से इसके कारण जो यात्री हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि अगर हम आज की भी बात करें तो आज भी 85 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट जो है पूरे देश भर में वो कैंसिल हो गए थे। तो अब हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अब ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली में कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ इशिका वर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मरीजों से रिश्वत लेकर इलाज या फिर इलाज के दौरान लगने वाले उपकरणों के जरिए डॉक्टरों की उगाही सुनकर हैरानी होती है, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार के आरएमएल अस्पताल में सीबीआई ने कुछ ऐसी ही रिश्वतखोरी का भांडाफोड़ किया है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सीबीआई की कार्रवाई के बाद नर्सों का ये विरोध गलत नाम और पद को लेकर है। रिश्वतखोरी में सीबीआई ने जिसकी धरपकड़ की उसको नर्स बता दिया, जबकि वो एमटीएस है। इस गफलत की वजह से नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात शालू शर्मा पर उंगली उठने लगी। ये मेरा नाम है शालू शर्मा, मैं हूँ एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आरएमएल में हूँ और मेरे नाम से जो कल प्रेस रिलीज हुई गई थी ऐसा, तो वो नर्स का नाम था, वो मैं नहीं हूँ। वो जो जितने जो एक्यूज है वो सारा वो जो है वो एमटीएस शालू शर्मा जो लेबर रूम में पोस्टिंग है उसकी, जो कि इस स्कैंडल में सारा नर्स का नाम है और मैं फालतू को अपने बदनाम हो रही हूँ। इसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मीडिया से भी, और जो सीबीआई जो कदम उठाते जो इंक्वायरी कर रही है एसएच दो, वो बिना डेजिग्नेशन के कुछ भी करके ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ भी लिख सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सीबीआई ने बुधवार को आरएमएल अस्पताल में चल रहे इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। सीबीआई ने कार्डियोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टरों पर्वत गौड़ा और डॉक्टर अजय राज सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। डॉक्टर पर्वत गौड़ा को 2.5 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसने यूपीआई से ये पैसा लिया। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के साथ ही अस्पताल को मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी के मालिक और नुमाइंदे भी इसमें शामिल हैं, जिनके उपकरण को मरीजों में लगाने के बदले उनसे रिश्वत ली जाती थी। यही नहीं, अस्पताल में दाखिले, मेडिकल रेस्ट सर्टिफिकेट और इलाज के नाम पर भी उगाही का धंधा चल रहा था। कैश के साथ ही यूपीआई से भी रिश्वत का पैसा लिया जा रहा था। सीबीआई ने डॉक्टरों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े डीलरों के 15 ठिकानों पर रेड की। सीबीआई ने कुल 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन सभी लोगों को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरएमएल अस्पताल से जवाब तलब किया है। वहीं यहाँ के कार्यवाहक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार झा ने इस घटना के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। ये एक मसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और अकल्पनीय है और इस तरह की घटना की हमें उम्मीद नहीं थी।
इस घटना के पूरी तहकीकात के लिए हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो इस मामले में तह तक जाएगी और हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि इस वाक़ये के पीछे क्या कारण है और हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि ये इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आरएमएल का जो नाम है वो बना रहे। राजधानी के एक नामी अस्पताल में बीमारी के दर्द के साथ साथ उगाही की परेशानी डराती है। धरती पर भगवान का दर्जा रखने वाले डॉक्टर की संवेदना इस हद तक मर जाए तो फिर आखिर बचता क्या है। जरूरत है इस तरह की करतूतों की तह तक पहुंचने की ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो और लोगों को रोग से निरोग होने के दौरान रिश्वतखोरी से भी न गुजरना पड़े। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। एन चुनावों के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कुछ ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जिसको लेकर चर्चा गर्म है। ये जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक आजादी के बाद यानी कि 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घटी है और मुसलमानों की आबादी में करीब 43% का इजाफा हुआ है। अब इसको लेकर राजनीति गर्म है, देखिए रिपोर्ट। जब 2024 के चुनावी प्रचार में मुस्लिम आरक्षण को एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश चल रही हो, तभी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश की आबादी से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी का अनुपात घटा है, मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ा है। इनके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदू करीब 85% थे, जो घटकर 78% रह गए। मुस्लिम करीब 10% थे, जो बढ़कर 14% हो गए। सिख भी बढ़े 1.24% से बढ़कर 1.85% पर आ गए। ईसाई भी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गए। जैन और पारसी समुदाय के अनुपात में गिरावट आई है, जबकि बौद्ध भी 0.05% से बढ़कर 0.81% हो गए। तो फिलहाल हिंदू 78% हैं, मुस्लिम 14%, लेकिन मुस्लिम की आबादी के अनुपात में 43% की बढ़ोतरी दिख रही है, जबकि हिंदू आबादी अनुपात में 8% की। जनसंख्या से जुड़े विशेषज्ञ अब नई नीति की जरूरत बता रहे हैं। जो भारत देश का टैक्स पेयर्स है, जो मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और वो ये आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनके टैक्स के पैसे का उनको क्या लाभ मिल रहा है, उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। यही कारण है कि मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोग अब अपने बच्चों को बाहर भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है पढ़ाई के लिए, उन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए, और वो भी धीरे धीरे दूसरे राष्ट्रों की, डेवलप्ड देशों की नागरिकता लेते चले जा रहे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वेलफेयर स्कीम्स जिस टैक्स पेयर के पैसे से चलती है वो टैक्स पेयर्स ही नहीं बचेंगे तो वो वेलफेयर स्कीम्स का क्या होगा। इसलिए भारत को बहुत आवश्यकता है इस समय एक उचित जनसंख्या नीति बनाने की, जिससे बढ़ती हुई आबादी को भी रोका जा सके और ये जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसे भी रोका जा सके। मगर बढ़ती आबादी के सिलसिले में कुछ और आंकड़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मसलन 2001 से 2011 के बीच जिन समुदाय की बढ़ोतरी की रफ्तार में सबसे ज्यादा कमी आई वो ईसाई और मुसलमान हैं। दूसरी बात यह कि जो समुदाय आबादी में 14% है उसका संसाधनों में कितना हिस्सा है। ICSSR की मान्यता प्राप्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज की 2020 की एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संसाधनों में भागीदारी के लिहाज से मुस्लिम, आदिवासी और दलित सबसे पिछड़े समुदाय हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगड़े हिंदुओं के पास देश की 41% संपत्ति है, हिंदू ओबीसी के हिस्से 31% संपत्ति है, जबकि मुसलमानों के पास 8%, दलितों के पास 7.3% और आदिवासियों के पास 3.7% संपत्ति है। लेकिन इस पिछड़ेपन पर बात करने की जगह राजनीति हो रही है। कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बहुत गंभीर चिंता की बात है
और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया के हैं, ठीक है, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है। ये मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दे। परिषद ने सार्क देशों के आंकड़े भी शामिल किए हैं। बताया गया है कि म्यांमार और नेपाल में भी बहुसंख्यक आबादी के अनुपात में कमी आई है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की कहानी दूसरी है। भारत एक बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक देश है। इसकी इस विविधता पर हम सब गर्व करते हैं, लेकिन आबादी से जुड़े खबर को जिस तरह से पेश किया गया है उससे संदेह होता है कि हमारे राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर हैं या नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कब शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। और उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई से गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। 3 धाम के कपाट एक साथ ही एक दिन में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ खोले जाएंगे। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री धाम और दोपहर 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। और उत्तरकाशी के पुरोला इलाके में जबरदस्त बारिश से नाले और नदी उफान पर हैं। देर रात से हो रही बारिश की वजह से कुमोला खड़ और चंदेली में हालात खराब हैं और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। इस बारिश की वजह से टमाटर, सेब, खुबानी, नाशपाती की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।